वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 6 ऑफ कोर्स MPA 011 स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम समझेंगे राज्य पर गांधी जी का नजरिया। देखिए, ये स्टेट की जो कन्वेंशनल थ्योरीज है ना, उनसे काफी अलग है। एक बहुत ही यूनिक और क्रिटिकल ऑल्टरनेटिव है जो हमें गवर्नेंस और समाज को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गांधी जी की राज्य की आलोचना से, फिर उनके स्वराज के रेवोल्यूशनरी विजन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये विजन प्रैक्टिस में कैसे काम करता है, इसका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट क्या है, और आखिर में इस पूरी फिलॉसफी के पीछे जो एक गहरा आदर्श है उस पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के विजन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उन्हें मॉडर्न स्टेट यानी आधुनिक राज्य से इतनी गहरी प्रॉब्लम आखिर थी क्यों। वो इसे एक सोललेस मशीन या आत्मा रहित मशीन क्यों कहते थे। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने गांधी जी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक दिशा दी। आखिर मॉडर्न स्टेट की बनावट में, उसके काम करने के तरीके में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना परेशान करता था कि उन्होंने ऐसे पूरी तरह रिजेक्ट करने तक की बात कह दी। गांधी जी की जो आलोचना थी वो बहुत गहरी थी। उनके लिए स्टेट की हिंसा सिर्फ सेना या पुलिस तक सीमित नहीं थी। वो मानते थे कि हिंसा तो उसके कोर में है, उसके अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। उन्होंने महसूस किया कि राज्य इतने सारे नियमों और ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर करता है कि वो इंसानों को एक ही मशीन में फिट करने की कोशिश करता है, जिससे उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी अपनी पहचान और नैतिक जिम्मेदारी सब खत्म हो जाती है। गांधी जी के अपने शब्द, ये अपने आप में राज्य पर उनकी सबसे बड़ी निंदा है। उनका मानना था कि क्योंकि स्टेट एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोई मॉरल कंपस या आत्मा नहीं हो सकती, और इसीलिए वो हमेशा फोर्स और वायलेंस पर ही डिपेंड करेगा, हमेशा। और यहीं पर गांधी जी का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। उन्होंने मॉडर्न स्टेट को भारत पर एक तरह से बाहर से थोपी हुई चीज की तरह देखा। उनका कहना था कि भारत की सभ्यता जो स्पिरिचुअलिटी, गांव और डाइवर्सिटी पर आधारित है, वो एक ऐसे स्टेट के साथ बिल्कुल मैच ही नहीं कर सकती जो मटीरियलिज्म, शहरीकरण और हर चीज को एक जैसा बनाने पर तुला हो। ये जो टकराव था, यही उनके दर्शन का कोर था। तो ठीक है, आलोचना तो समझ आ गई, पर गांधी जी का सलूशन क्या था। उन्होंने सिर्फ क्रिटिक नहीं किया, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव विजन भी दिया। और ये सिर्फ एक और गवर्नमेंट मॉडल नहीं था, बल्कि जीने का एक नया तरीका था, जिसे उन्होंने स्वराज कहा। स्वराज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्रीडम के वेस्टर्न आइडिया से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों से पॉलिटिकल आजादी हासिल करना नहीं था। गांधी जी के लिए स्वराज का असली मतलब था रूल ओवर सेल्फ, यानी हर लेवल पर सेल्फ कंट्रोल। एक ऐसा इंसान जो खुद पर शासन करे, और एक ऐसा राष्ट्र जो अपने लोगों द्वारा चलाया जाए, ना कि किसी एक सेंट्रल पावर द्वारा। स्वराज के ये जो 4 पिलर्स हैं, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि सच्ची आजादी तभी मुमकिन है जब एक देश पॉलिटिकली फ्री हो, उसके नागरिक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, और सबसे जरूरी, हर इंसान स्पिरिचुअल रूप से ऑटोनोमस हो, यानी खुद पर राज करने में केपेबल हो। तो स्वराज सुनने में तो थियरी में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन गांधी जी ने इसे प्रैक्टिस में कैसे देखा। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल किया, द ओशियानिक सर्कल, यानी महासागरीय वृत्त। गांधी जी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जो नींव थी, वो थे गांव। हर गांव एक सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक की तरह होगा, जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करेगा और अपने फैसले भी खुद लेगा। सारी पावर लोकल लेवल पे होगी, लोगों के हाथों में। और इस मॉडल के सेंटर में कौन है? कोई राजा या सरकार नहीं, बल्कि एक मॉरली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। गांधी जी की नजर में एक आइडियल सिटीजन वो है जो कम्युनिटी की भलाई के लिए अपनी पर्सनल डिजायर्स को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। और यहाँ ओशियनिक सर्कल का मेटाफर पूरा होता है। पावर जो है वो पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे नहीं आती, बल्कि एक इंडिविजुअल से शुरू होकर बाहर की ओर फैलती है। पहले गांव, फिर गांवों का सर्कल, और ऐसे ही आगे। हर आउटर सर्कल इनर सर्कल को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्ट्रेंथ देता है और उससे स्ट्रेंथ लेता है। ये एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। देखिए, स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। गांधी जी ये जानते थे कि सच्ची आजादी के लिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी बदलना होगा, और इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जो वेल्थ और प्रॉपर्टी के बारे में उनके रैडिकल आइडियाज को दिखाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। गांधी जी का कहना था कि किसी के पास जो भी एक्स्ट्रा वेल्थ है, जरूरत से ज्यादा धन है,
वो असल में उसका नहीं बल्कि समाज का है। वो उस धन का मालिक नहीं बल्कि एक ट्रस्टी या केयर टेकर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेल्थ को पूरी कम्युनिटी की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। और ये थियोरी सिर्फ एक मॉरल अपील नहीं थी, गांधी जी ने इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स भी सोचे थे। इसमें लीगल रेगुलेशंस शामिल थे, जैसे मैक्सिमम इनकम की एक लिमिट तय करना और ये इंश्योर करना कि प्रोडक्शन लोगों की जरूरतों के हिसाब से हो, ना कि प्रॉफिट के लालच में। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों से परे एक तीसरा रास्ता था। और अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें गांधी जी की पूरी फिलॉसफी के कोर पर लाता है। उनके लिए आप कोई चीज कैसे अचीव करते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि आप क्या अचीव करते हैं। द मीन्स आर द एंड, यानी साधन ही साध्य हैं। और आखिर में गांधी जी का ये कोट उनके विजन के स्पिरिचुअल गोल को दिखाता है। उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने का तरीका था जो एक्सप्लॉयटेशन और ग्रीड की जगह लव और कोऑपरेशन पर आधारित हो। तो सवाल यही उठता है, क्या यह एक यूटोपियन सपना है या एक सार्थक आदर्श? गांधी जी का मानना था कि भले ही एक आइडियल सोसाइटी पूरी तरह से अचीव न की जा सके, फिर भी उस आइडियल की तरफ बढ़ने की कोशिश करना ही ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. Please do like, subscribe and share.